प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ ने मुल्क दुश्मनों को बड़ी वार्निंग दे दी। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि सबसे अहम पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। रियासत की अहमियत न मानने वालों को इराक, शाम, लिबिया के हालात की मिसाल दे दी। अफरा तफरी फैलाने, आइन और शरीयत को न मानने वालों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान। आर्मी चीफ का पुरजोश खिताब, असल पैगाम किसके लिए था? इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम ने मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर ज़रदारी और आर्मी चीफ की मुशावरत से हिकमत अमली अपनाने का मंसूबा बता दिया। बिजली बिलों से सताए शहरियों के लिए रिलीफ की कोशिशें तेज। मुल्क दुश्मनी करने वालों को पहचानने की अपील। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से दौरान खिताब शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से मुतालिक क्या कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। बानी पीटीआई ने फिर वार्निंग दे दी। मुकदमात के सामने झुकने से इनकार, डील की बातें मुस्तरद कर दी। हुकूमती लोगों पर फौज को पीटीआई के खिलाफ बरगलाने और पार्टी खत्म कराने का इल्जाम लगा दिया। आज बानी पीटीआई ने जेल में सहाफियों के सामने क्या इंकशाफात किए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी आमों ने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा दी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमाओं पर पाकिस्तानी हाई कमीशन से आमों का तोहफा लेने का इल्जाम आयद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत 7 रुकन पार्लियामेंट कड़ी तनकीद में आ गए। और इसके अलावा बात करेंगे बरतानिया में फसादात करने वाले किरदारों पर सिक्योरिटी इदारों का कड़ा क्रैकडाउन, कई अफराद गिरफ्तार। स्पीडी ट्रायल का आगाज, एक मुल्जिम को अदालत ने 2 साल 9 माह की सजा सुना दी। बरतानी वज़ीर आज़म ने मुलविस किरदारों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म दोहरा दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। जी। अच्छा न्याई साहब, स्टार्ट करेंगे। आज जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है और उसमें जो उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है, उन्होंने कहा मैं जेल के अंदर बैठ के भी ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये हुकूमत 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। ये किस बेसिस पे कर रहे हैं प्रेडिक्शन? मैं दोबारा दोहराऊं प्लीज, मुझे आवाज पूरी आपकी आई नहीं है जी। बानी पीटीआई ने आज सहाफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कुछ बातें की। एक तो उनकी जरा जो गैर मशरूत माफी थी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 माह ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं, 2 माह ज्यादा नहीं चलेगी। अब ये किस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं बानी पीटीआई जेल में बैठे हुए ये बात? देखिए जी, मैं उनको तो खैर मेरा ख्याल है कि अलाउंस दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत होती है कि जब आदमी इस तरह के सूरत हाल से दो चार हो और हर तरह से फंसा हुआ हो, तो वो अपने आप को अलाउंस देता है। कोई बिजनेसमैन अगर उसका कारोबार जो बैंकक्रप्ट हो रहा हो तो वो फिर अपने आप को एक प्लानिंग दे देता है, फिर मनवा लेता है कि ये इस तरीके जाएगा और इसके बाद मेरी हालात ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से सियासत के अंदर जब आप सियासत आपकी नाकाम हो रही हो तो आप अपने आप को अलाउंस देते हैं, और ये एक इंसानी नफ्सियात है और ये बदरजा आतम हर जगह मौजूद होती है। और जितना बड़ा लीडर है उसके बाद उतनी बड़ी जाती है, उसके बाद उतना जाता है। लेकिन असल मसला है कि इमरान खान साहब को पता है और हमें ही पता है और सबको पता है कि इमरान खान साहब का असल झगड़ा जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा है तो इसका मतलब है कि वो जब कहते हैं हुकूमत को 2 महीने देते हैं तो वो इरेलेवेंट चीज है। अगर हुकूमत चली भी जाए तो फिर इमरान खान साहब का क्या बनेगा? अगर शहबाज शरीफ भाग जाएं तो फिर इमरान खान साहब क्या बनेगा? तो जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो वो इमरान खान साहब की ये कि तो साफ तरह बोल भी नहीं सकते, इशारों का नहीं तो बात करनी होती है। शहबाज शरीफ का नाम लेके और मेरा ख्याल है कि पुकारना या ललकारना जो है वो आसिम मुनीर साहब को होगा या वो बाकी जो किरदार होंगे जिनका नाम किसी जमाने में वो बड़ी रवानी से लेते थे। और मलफूफ अंदाज में तब आसिम मुनीर साहब जब लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके भी लेते थे, और उनके बाकी लोगों को तो वो खूब जो है हाथ में लड़ा के और हल्फ उठा के और चैलेंज कर रहे होते थे। कईयों के नाम रखे होते थे 4-5 बंदों के मुख्तलिफ, तो वो उसके हवाले से उनको जो है उनके नाम जो है बुलाते रहते थे। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों से इमरान खान साहब के जिस कैफियत में वो है तो उसको अपने आप को हौसला देने के लिए, रात को अच्छी नींद लेने के लिए ये जरूरी है कि वो इस तरह की बातें करें। जरूरी नहीं कि ये इमरान खान बिल्कुल ही गलत कह रहे होंगे, कुछ उनके शायद तखमीने हों उनके देन में और वो गलत हो जैसे ही वो तो वही जानते हैं। लेकिन मेरे नजदीक उनके न बहराने का चांस है और ना उनके लिए कोई सूरत हाल आसान होने की कोई उम्मीद है।
अच्छा हफीजुल नईम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो ये बात है इसकी कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आती अगर मौजूदा हालात को देखे जाए, तो ये एक जिस तरह से उनकी माफी की कल मीडिया ने खबर चलाई, हमारे प्रोग्राम में खैर मालिक साहब थे, उन्होंने कहा कि ये माफी तो कहीं से भी नहीं लग रही क्योंकि बाकी गुफ्तगू भी देखनी जरूरी है। और आज उन्होंने वो कह भी दिया कि मैंने कोई गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, मैंने तो कहा कि आप पहले सबूत लेकर आए, साबित करें, फुटेज निकालें, उसके बाद बात करें। अब अगर वो ये बात भी नहीं कर रहे कि किसी किस्म का कोई रिकंसिलिएशन की तरफ बात जाए, तो फिर ये सोच रखना कि शायद ये हुकूमत चली जाएगी और वो किस तरह बाहर आ जाएंगे, इसकी तो फिर कोई सेंस नहीं समझ में आती। क्यों कह रहे, क्यों वो अपना रवैया नहीं दुरुस्त कर रहे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप जरा जो आपके साथ बड़े जय्यद किस्म के हमारे नौजवान दानिशवर बैठे हैं, रऊफ क्लास का, मैं तो खुद उनसे बड़ा क्यों लेता हूँ, मैं मुतासर होता हूँ, नौजवान वो ये बात समझते हैं और जानते हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये बात जो मैं कर रहा हूँ उनको समझ आएगी। इमरान खान साहब बहुत एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुंजाइश निकाल चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए अभी तक गुंजाइश नहीं निकाली। मैं बार बार दोहरा दूं, आपके प्रोग्राम में कहा है और आपके प्रोग्राम की क्लिप्स मेरे साथ पास दूर से मतलब घूम घमा के आए हैं लोगों की तरफ से। जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ जी कि अली मीन गंडापुर जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, गौर अली खान एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, उमर यूसुफ एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, सैयद अली जफर साहब एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। आप नाम लेते जाए, मैं आपको गिनवाता जाऊँ, जिनके हाथ में सिर्फ पीटीआई के ऐलान इक़्तिदार है। तो इसका मतलब यह कि इमरान खान साहब ने कोई नादानी में इनको ये हवाले नहीं किया। उन लोगों को जिनका तरीके इंसाफ से दूर का ताल्लुक नहीं था, चलो अली मीन गंडापुर की एक गुंजाइश बनती थी, बाकियों का तो कोई दूर का वास्ता नहीं था। तो इमरान खान साहब का ख्याल है कि ये मैंने जो किया तो उसके बाद मुझे कोई एस्टेब्लिशमेंट कम अज कम कोई ओपनिंग देती, कोई मुझे जेस्चर देती, तो वो जब नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो उसके बाद और सख्त वो कहते हैं, फिर उन्होंने तड़ी लगा दी, करने के बाद जब बाहर निकलूंगा तो मैं बदले लूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उस डायरेक्ट आर्मी चीफ को जब एक तड़ी लगा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी बात समझे, नवाज शरीफ साहब ने या बेनजीर साहब ने या जुल्फिकार भुट्टो साहब ने या इफ्तिखार चौधरी साहब ने या खान कयूम खान ने 59 में, इस तरह और भी कई लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तरीके चलाई। तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा क्या? नवाज शरीफ साहब ने तो जब रांझा दरगाह बने थे तो उसने 3 बातें की थी, मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक और वोट को इज्जत दो। एस्टेब्लिशमेंट ने इसका बुरा मनाया कि ये तो हमें आड़े हाथों ले रहा है, ये सारे इल्जाम, अपनी सारी तकलीफ, अभी सारा कुछ जो कुछ हुआ है हमारी, हालांकि उन्हीं को वजह से हुआ था, लेकिन कहते थे हुआ है लेकिन आप नाम ना ले, और नवाज शरीफ साहब को रांझा दरगाह बना दिया गया। अब इमरान खान साहब तो इससे ज्यादा सख्त बातें कर चुके हैं। अब यार जेल में से किसी ने आज तक पाकिस्तानी तारीख में किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ललकारा है कि मैं तुम्हें आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा, इमरान खान साहब ने यही है। और फिर जेल में किसी ने आर्मी चीफ को यह कहा है कि मैं जब निकला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि जब आपके पास गुलैल भी नहीं है तो आप एक ऐसे बंदे से जिसके पास 10-12 लाख की मुसल्लह फौज है, F-16 है, तो देखें ये सारी बातें होती हैं। इमरान खान साहब के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है तो ये इस तरह की भड़क मारते हैं, जो मेरा ख्याल है कि उनको बात चूंकि उनके पास एक ही स्ट्रेंथ है लड़ने की, उनके पास अकल नहीं है, सियासी फहम फरासत नहीं है, उनके पास कोई हिकमत अमली से का फुकदान है उनके पास। मैंने पिछली बार भी कहा है, अब भी कहूंगा, फिर आप मुझे अपने शो में मौका देंगे फिर कहूंगा, 1996 से लेकर 2024 तक कोई एक फैसला तो मुझे रऊफ क्लासा साहब बता दें, आप बता दें, तहरीक साहब तो कभी नहीं बताएगी, जिस पे इमरान खान साहब ने खुद रिग्रेट ना किया हो। मैं कहता हूं 25 अप्रैल 1996 से लेके पार्टी बनाने वाले फैसले से लेके, पर पार्टी बनाने वाले फैसले से लेके कि इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए था, या 97 के इलेक्शन से लेके या 2008 के बायकॉट, या फिर आप पिछले 2 सालों में असेंबली से रिजाइन करना और ये करना, लॉन्ग मार्च करना, धरने करना, ये सारी इतनी नाकामियां सामने आई हैं। इसका मतलब है कि वो क्लूलेस है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब तड़ी लगाएं या किसी को करें या, तो आपके पास वो तो है नहीं, आपने हमें सारे कार्ड शो कर दिए हैं, आप पब्लिक को नहीं निकाल सके, न 25 मई को, न 26 नवंबर को, ना आप किसी और तरीके से। अब आप यही कह सकते हैं कि जी मैं 2 महीने बाद ये हो जाएगा, 4 महीने बाद ये हो जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनको ये बात करनी चाहिए कि उनको भी तो अपने आप को कोई आसूदगी देनी है, कोई तसल्ली देनी है, कोई तशफ़ी देनी है, क्योंकि ये कैफियत होती है।
अभी आप कभी, मैं भी अभी जिंदगी के जब लोएस्ट टाइम पे होता हूँ तो रात अपने आप को ये बता के सोता हूँ कि इंशाल्लाह कल ये फलां बंदा मेरी इस मदद को आएगा, फलां ये हो जाएगा, फलां बंदा फलां को फलां कर देगा, और मैं अगर कोई कारोबारी नुकसान है तो फलां बैंक मुझे इतने पैसे दे देगा, मुझे ब्रिज फाइनेंसिंग मिल जाएगी और मैं इंशाल्लाह 4-5 महीने बाद ठीक हो जाऊंगा। ये वो सोच है जो इंसान को हर मुश्किल सोच के साथ अपने नुकसान को या अपने बुरे टाइम को जो है उससे नबर्द आज़मा होना चाहिए। खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने मैं जैन के पहले तो मैं आपकी दो जुमलों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। एक जो आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा रांझा दरगाह, क्या खूबसूरत आपने मतलब जुमला निकाला है, रांझा दरगाह, ये तो मेरे को समझने वाले समझेंगे, इट्स ए ब्यूटीफुल क्लासिक एक कमेंट सर। दूसरा जो आपने मुझे नौजवान कहा है सर, उस पर भी मैं अगेन आई एम ग्रेटफुल सर। नो मूविंग अ बिट फॉरवर्ड, आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब के पास अगर उम्मीद है, एक होप है और दुनिया होप पे चल दे, बल्कि मुझे याद आ रहा है, अब थोड़ा सा लोग बाद में एतराज़ भी करते हैं कि अपने शो में फिल्मों के हवाले देते हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्म है एनिमी एट द गेट्स, ये उस वक्त किया जब ये सारा उसमें पीटर्सबर्ग वगैरह लेनिनग्राड में उनकी आर्मी दाखिल हो गई थी तो शिकस्त हो रही थी उनको रशियन फोर्सेस को सर। तो उस वक्त एक नौजवान ने अपने कमांडर को कहा था, उसने कहा ना हम यहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमें शिकस्त होती जा रही है, रशिया पूरा उन्होंने लताड़ के रख दिया है इन्वेडर्स ने, तो हम क्या करें। तो उसने कहा था सर अपने जवानों को उम्मीद दें, होप दें, और वही कुछ खैर वो लंबी कहानी, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एनिमी एट द गेट्स। तो अगर खान साहब भी अपने जवानों को होप दे रहे हैं, खुद को उम्मीद दे रहे हैं, चलें कि ठीक है जी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हमारे ये मज़हब में भी है कि जनाब नाउमीदी ये गुनाह है, तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, आप तारिक बिन जाती तकरीर देख लें या कमाल अतातुर्क की कैलिफोली के ऊपर तकरीर देख लें, क्या कहा है उन्होंने? कहा हमने जो हमारे पास जीत के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, मरना हम चाहते नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों में 1 से 20 की रेशियो की फौजें जो उल्टा दिया, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है मतलब उसमें। लेकिन असल क्राइसिस ये है कि जो इमरान खान साहब के लॉजिस्टिक्स है ना इस वक्त, वो उनकी आपकी बात बड़े कसमखुशी का शिकार है। आई एम सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है एक और भी कोट है बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं होप बड़ी अच्छी चीज है लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, आपकी उम्मीद रखना ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं यही कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी आप उसके लिए आपके देखो ना, अब आप कहते हो कि जी मैंने फर्ज किया मैं कारोबार करता हूँ, बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, तो मैंने लॉजिस्टिक्स में देखूंगा ना, उन्हीं को तो खुलूंगा, वो मौजूद हो गए तो उन्हीं के सारे अपनी प्लानिंग करूंगा। इमरान खान साहब के बाद इस वक्त पॉलिटिकल लॉजिस्टिक्स 0 है, एक बंदा नहीं है। मेरे पास तरीके साहब के दोस्त आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे एक बताओ जो आप लोग कहो कि सियासी तौर पे उसके पास ये सोच हो इमरान खान साहब के साथ मशवरा करके वो लाहमल और कुछ स्टैटिक में नहीं जा सके। तो इस वक्त तरीके साहब के पास इसी कमी है, वो सियासी दिमाग की कमी है कि पूरी तरीके साहब टूल अर्ज में कोई इस तरह का दिमाग है नहीं, बल्कि उसमें बदकिस्मती ये है कि जो लोग एक्टिव हैं उनका कंप्लायंस है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और आप एस्टैब्लिशमेंट आपने देख लिया वो हर चौथे 5-6 हफ्ते जो है DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज जन आसिफ अली साहब पे जैसे अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया जिसका शायद हम भी उस पर कोई बात करें शायद, तो ये सारे उसमें एक ही मैसेज है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर मुझे आप उसको डिसाइफर करूं तो मैं डिसाइफर कर रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब तुम्हारे जैसे बंदों को चिमटे से नहीं उठाएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये उनका कहना है। इमरान खान साहब अपने तौर पर ही समझते हैं कि आज मैं कह दूंगा मैं माफी मांगता हूँ तो मुझे कल 10 जवाब आ जाएगा कि अच्छा फिर इनको एंगेज करो। वो 2-4 दिन हरकत में कोई एंगेज नहीं करता तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये उनका एक पूरे आप देखें कि अगर आप ग्राफ बनाए ना जो साइंस का ग्राफ बनता है तो यही ग्राफ होगा कि कर्व कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। खान साहब तो ये आज कह रहे थे कि ये सारी गलत फहमियाँ रेलो कट्टे हैं हुकूमत में, फौज और उनके दरमियान वो पैदा कर रहे हैं, अदरवाइज उनके और फौज के दरमियान तो इशूज़ नहीं होने चाहिए। तो ही इज़ ब्लेमिंग ये PML नवाज और पीपल्स पार्टी, इनको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। आपको लगता है कि ऐसे ही है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है आप लोगों की जो है ना अकल उसको दाद दे रहे हैं कि आप लोग इनकी सारी बातों को सीरियसली लेते हैं। मतलब वगरना क्या इन्होंने PMLN ने कहा था कि आप मीर जाफर बिन सादिक कहें, डर्टी हैरी कहें, जानवर कहें, गद्दार कहें, जना आसिफ मुनीर के खिलाफ लोगों से हल्फ लें कि रावलपिंडी जाके मैंने अपॉइंटमेंट रखवानी है एक लेफ्टिनेंट जनरल की। कभी ये देखा कि फौज के खिलाफ आप जो है ये लेके जाएंगे बंदा लेफ्टिनेंट जनरल जिससे भाई ऑप्शन नहीं है वो बनने की, ना वो मतलब ये है कि जी वो कंसिडर होना उसने पहले 5-7 बल्कि उसे रिटायर हो जाना 27 को,
फिर शोर मचाया, फिर सोशल मीडिया कैंपेन बताया उसको। अभी तक तरीके साहब रिटायर्ड जनरल लिखते हैं। तो ये सारी बातों के बाद तो इमरान खान साहब तो कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी के कहने पे तो नहीं जा रहे थे कि मुझे लड़वा दिया। तो ये ऐसी बातें बेपारकी या बेतुकी, अच्छा सर, एक और गैर संजीदा बात है। इमरान खान साहब लगता ही है कि ये उससे उनके अपने इमेज जो है मजीद, जो ये लोगों का ख्याल है कि जी वो समझ बूझ के बगैर बात करते हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन अक्सर कराई से है कि उनको चूंकि एक बड़ी जो खलकत है जो उनको मुर्शिद मान चुकी है और उनके झूठ को सच कहती है। क्या वजह थी? आपके कजन भी थे, आपके बचपन के दोस्त भी थे, इतना करीबी रिश्ता भी था, इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको वो आपके बकौल मुर्शिद मानते हैं। आपने क्यों नहीं मुर्शिद माना सर उनको? आपने बैयत क्यों नहीं की? हालांकि वो तो बैयत तो घर से शुरू होती है सर। व्हाई आर यू सो रिलेक्टेंट सर? मेरा ख्याल है कि मैंने जब कोई उसे मुर्शिद नहीं मानता था तो मैं मानता था। अच्छा, मतलब मैंने कहा अगर कोई ना हुआ तो कोई भी नहीं आएगा। तो मैंने जब देखा कि भाई एक तवज्जो लोगों की आ गई है। असल क्राइसिस ये कि मेरा ऑन ए सीरियस नोट, इमरान खान साहब जो है ना, उनके अंदर जो मोरालिटी कह लें, एक जो कहना चाहिए ना, एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, उसके ही अंदर 2012 के बाद 2011 के बाद बड़ी एक सब्सटेंटिव चेंजेस आई हैं और बहुत एक तब्दीली आई है। वो एकदम उनको जब एक नई किस्म की पॉपुलैरिटी से इंट्रोड्यूस उनका तारुफ हुआ तो फिर उसके बाद जिसके अंदर फिर 2014 में धरना है या 2016 के लॉकडाउन है या 2018 के इलेक्शन कैंपेन है, फिर चल कहानी थी। और इमरान खान साहब जो थे उसके अंदर उन्होंने फिर कोई उनके अंदर कोई जो झूठ सच की तमीज खत्म हो गई। उन्होंने देखा कि जी इन जो चीज उनको पब्लिक के या उनके माल को विकास सकती थी या उनका माल जो बिक सकता था उसको उन्होंने उसी तरीके से बेचा, चाहे उनको गलत बयानी करनी भाई झूठ सच, और उनको पता था कि अब मेरा सब कुछ देखिए बिकेगा। तो बारह उसका उनको फायदा हो रहा है पर उसको। अच्छा सर, आज आपने बाद में क्या होता है, हमने देखा हसीना वाजिद का या मुजीबुर रहमान का, क्या वो इमरान खान साहब 1971 के अंदर 161 सीटें ली, 161, और आउट ऑफ 163 में याद है 2 सीटें बैठ गई थी। एक नूर अमीन साहब जीते थे और एक राजा त्रिदेव राय जीते थे 7 दिसंबर 1970 में। और 1975 के अंदर बेचारा जो है ठंडा पड़ा था 15 अगस्त को। फिर हसीना वाजिद को देखे, मैंने 3 हफ्ते पहले लगता था कि जी 90% पॉपुलर थी बकौल हसीना वाजिद थे। जी भी 90% पॉपुलर था। वो तो सर आपकी बात कैंपेन चली थी, आपकी बात उन्होंने उठाए मूल से बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी साहबा की मिसाल भी दी जा सकती है। 71 में अपनी कौम की कितनी बड़ी पॉपुलर लीडर थी, एक पूरे उन्होंने जंग जीती हुई थी। 75 में उन्होंने आके इमरजेंसी लगी, 77 में इलेक्शन हार गई थी। इंदिरा गांधी को सोच सकता था। मतलब ये जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, इमरजेंसी लगाना पड़ी थी। वही कह रहा हूं, 4 साल बाद इमरजेंसी लगाना पड़ गई थी और 2 साल बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हार गई इंदिरा गांधी सर। और अभी हमने ये बता रहा हूँ ना, उस वक्त देखो ये सारा बातें वो तो है और है ना, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि हमने तो यही नैरेटिव यही दिया था कि मुजीब पॉपुलर लीडर था। आज जिस फौज के खिलाफ हमने एक नैरेटिव बनाया जो कि हमें पता है कि उसकी क्या वजूहत थी और मुजीब का कितना रोल था, याया खान का, भुट्टो साहब का, बाकियों का, अयूब खान का, उससे कहता नजर। लेकिन एक बात तो तय है ना कि इतने जो लोग थे जिनके अंदर बकौल हमारे बड़े पॉपुलर लीडर थे। बांग्लादेश के तो 90% लोग आज ये कह रहे हैं कि ये मुल्क के गद्दार थे। उसी शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर जूते हथौड़े पड़ रहे हैं कि नहीं पड़े? आपने सीन नहीं देखे उनके बुतों के ऊपर किस तरह जूतों और हथौड़ों की बारिश हो रही है। अच्छा सर, ये सवाल रहे ना, जब टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा वो हो रहा है कि आज आपने तकरीरें सुनी होंगी सर इनकी आर्मी चीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। चलो आर्मी चीफ साहब ने तो एक डिफरेंट मैसेज दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके का उन्होंने कहा, जनाब दिल को गरमाने वाली, रूह परवर, ईमान फरोज तकरीर की आर्मी चीफ ने। आप समझते नहीं है कि एक ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह की जब गुफ्तगू करेंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है, आर्मी फिर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर कल जब को इनको वो साइड पे करते हैं फिर इनको दुख होता है, फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो, देखें जी आर्मी ने हमें ये कर दिया। पहले खुद एक आर्मी चीफ को ऊपर लेकर जाते हैं, खुद को नीचे लेकर आते हैं। इसको कैसे देखते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है? ये लगता है प्राइम मिनिस्टर की वो थी कि उनको इस तरीके का बिल्कुल उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। नंबर 2 बात यह है
लेकिन आप एक खामखा जो है ना ये तोहमत लगा देते हैं सर कि फिर कहेंगे, हो सकता है ना कहें आप वोट को इज्जत देने, हो सकता है उनके देन में हो कि आप वोट को इज्जत देने वाली बात कभी उन्हें कभी भी नहीं कर दी। ये ड्रामे हैं सारे। तो मेरा ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब की जो फैम फरासत है सियासत में, जो मैं उसको समझता हूँ कि खासी ज्यादा है, तो वो इस सियासत में उनको पता चल गया कि उनके घर कुछ नहीं रहा। वो कहना है कि घर साफ थी गया, सारे जुगा साफ थी गया, अच्छा कर देता ने, अच्छा पूछा थी गया। तो बहरहाल सर बहुत शुक्रिया सर, दिल तो चाह रहा था आपसे लंबी गुफ्तगू की जाती, आज आप जो है थोड़े से उसमें भी थे, क्या कहते हैं, मूड में भी थे, अच्छी गुफ्तगू की आपने, तो लेकिन फिर आप अगले हफ्ते सर जहमत देंगे। थैंक यू फिर कभी यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह सर, यू आर वेरी काइंड ऑलवेज सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया हफीजुल अनाई साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करने के लिए। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे जो बरतानिया के मामलात हैं और ख़ासतौर पर जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है वहाँ पर और स्पीडी ट्रायल हुआ है, सजाएं भी मिल गई हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा अली शाह साहब। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा शाह साहब बताइए क्या हालात हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको प्रोग्राम में लिया, आपने सिचुएशन बताई, अब सुना है कि स्पीडी ट्रायल हुआ है और कुछ लोगों को सजाएं भी सुना दी गई हैं। व्हाट इज द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट राइट नाउ? जी, इस वक्त तक जो आज की डेट तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तकरीबन 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसको सामने रखते हुए 150 लोगों को चार्ज किया जा चुका है, 500 बंदा गिरफ्तार हो चुका है और अगले एक हफ्ते में अंदाजा ये है कि एटलीस्ट 500 से 600 बंदा मजीद गिरफ्तार होगा। चूंकि जो फुटेज काफी ज्यादा है, जो एविडेंस काफी ज्यादा है, तो वो पुलिस को उसमें जो वो तकरीबन हफ्ता से 10 दिन और लग सकते हैं मजीद लोगों को इस हवाले से आइडेंटिफाई, अरेस्ट और चार्ज करने में। लेकिन अभी तक जो 14 लोगों को जो किया गया, कल 3 लोगों को सजाएं हुई, आज हुई, बाकी लोगों को आज हुई। अच्छा, ये सारी जो उनको जो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस के तहत जिन लोगों को सेंटेंसिंग हुई है वो लाइव टीवी पे क्लास साहब दिखाई गई है, ताकि एक डेटरेंस भी और लोगों को बताया जा सके कि जिन लोगों ने फसादात में हिस्से लिए कि ये तो मजाक नहीं है। आपने अगर रियासत पे हमला किया, आपने अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा, आपने पुलिस पे हमला किया, तो उसकी एक प्राइस पे करनी है। आपको याद होगा बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था 2 दिन पहले कि जिन लोगों ने फसादात में हिस्सा लिया है वो रिग्रेट करेंगे। तो वो पूरा सिस्टम एक्चुअली इस वक्त गेयर्ड अप है वो लोगों को रिग्रेट कराने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल सामने आ रहे हैं। जो सबसे कम उम्र जिस लड़के को सजा हुई है वो 14 साल का है। अभी तक जिन लोगों को जो चार्ज किया गया 150 बंदा, उनमें से तकरीबन 30% लोग वो हैं जो टीनेजर्स हैं। अच्छा, 14 साल का भी है और आज एक ऐसे शख्स को भी सजा हुई जिसकी उम्र 70 साल है। तो ये पूरा एक मतलब एक एज और एक डेमोग्राफिक है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी जो 14 लोगों को, अच्छा 2 भाई हैं अब वो, और मजे की बात ये है कि आज कोर्ट्स में गए, रो रहे हैं ये सारे, और कोई सगे भाई पे आज इल्जाम लगाया कि उसने मुझे मिसलीड किया था, मैं सोया हुआ था, उसने कहा कि चल के लूटते हैं। और जितने भी लोग अभी तक जिनको जेल भेजा गया, जो एविडेंस सामने आया उसमें उनको वायलेंट डिसऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया। वो अक्सरियत हुआ जो चोरी करते हुए पकड़े गए, निकले थे कि हम अपना मुल्क वापस लाना चाहते हैं इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ, और वहां जाकर कोई कंप्यूटर चोरी कर रहा है, बाज जो बेकरी से नान और जो इसमें खाने पीने की चीजें और ड्रिंक्स लेके भाग रहे हैं, जूते लेके भाग रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनकी सजाओं का अमल शुरू हो चुका है। और ये आगे देखिएगा रोजाना की बुनियाद पर एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को जो सजाएं हैं, तय ये हुआ कि उनकी सजाएं जो सेंटेंसिंग है वो लाइव सुनाई जाएगी, बाकियों की नहीं। लाइव सुनाने का मकसद ये है कि अवाम को एक क्लियर मैसेज भेजा जाए, और जो लोग आगे भी इस काम में शामिल होना चाहते थे कि आपने राइटिंग की है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको बहुत उसकी सख्त सजा मिलेगी। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके में आपको पता है सबको हक हासिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बंदा लीड कर रहा है इन प्रोटेस्ट को, टॉमी रॉबिन्सन, वो इस वक्त खुद तो 5 स्टार हॉलीडेज एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस डिसऑर्डर से 5 दिन पहले उसने लंदन में एक रैली लीड की थी ट्रफाल्गर स्क्वायर में, जिसमें तकरीबन 15 से 20 हजार लोग शामिल हुए थे, और कोई उस हवाले से उसमें जो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ था। और वजह उसकी ये थी कि वो पीसफुली
इन्हीं इश्यूज के ऊपर अपनी बात करके घर चले गए। लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने अर्ज किया लोगों को कि अब आप स्ट्रीट्स पर निकलें और अपना मुल्क वापस लें, यानी उन्होंने उनको इंसाइटमेंट टू वायलेंस की, और इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जो उन्होंने की उसके ऊपर अब इनके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस हवाले से जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है और जो इदारे हैं वो बहुत तेजी से इस पे काम करेंगे। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ये कम्प्रहेंसिवली आपने चीज़ें बताई। ये इन पे ये टोनी रॉबिन्सन साहब पे भी कोई पर्चा मुकदमा कोई हुआ है वायलेंस के? देखिए क्लासर साहब, टॉमी रॉबिन्सन की तो हिस्ट्री है कन्विक्शन की। अच्छा मजे की एक बात, यानी ये आप देखें कि ये लोग किस किस्म के हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने आज ये कहा है कि उन्होंने जिस दिन ये लिवरपूल में राइट शुरू हुए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी राइट्स हुए जिसमें 110 बंदे गिरफ्तार हुए, उन 110 में से 70 ऐसा बंदा आज पुलिस ने कहा ऐसा है जिसकी पास में क्रिमिनल कन्विक्शन है। अच्छा। यानी ये जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है ये वो लोग हैं जिनका पास्ट ही क्रिमिनलिटी है, ये जराइम पेशा लोग हैं एक्सपीरियंस। टॉमी रॉबिन्सन खुद तकरीबन 3 से 4 दफा वो जेल जा चुका है और अभी वो भागा हुआ है वहां पे, वो साइप्रस में फैमिली को लेके। और वजह उसकी ये है कि उसने एक कोर्ट का ऑर्डर है वो उसने तोड़ा है, और उस कोर्ट का जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको 100% ये लग रहा है कि उसको जो अटॉर्नी जनरल का केस है उसके खिलाफ उसने जेल जाना था। तो वो वहां उसमें कोर्ट की उसकी अपीयरेंस थी 1 हफ्ता पहले, और वो वहां से उस अपीयरेंस से पहले ही वो यहाँ से भाग के साइप्रस चला गया। अच्छा मुर्तज़ा एक बात बताइएगा, अभी आपने कहा कि बहुत सारे ये यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, टीनेजर हैं जिन्होंने इस पे ये रिएक्ट किया था, अपना मुल्क वापस लेने गए थे, तो वो रेगरेट करेंगे। अगर आपको याद हो 2011 में भी लंदन में, ईस्ट लंदन में, इन इलाकों में दीगर में राइट्स हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के जरिए रातों को बैठ के जजेस ने एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सजाएं सुनाई थी, और अगर ये समझा गया था ये डेटरेंट है, आइंदा नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये वाक़यात हुए हैं कि आफ्टर कितने साल बनते हैं सर, 2011 से 2024 जो है, तो 13 साल बाद फिर वही कुछ हुआ है, अभी फिर सजाएं होंगी तो 12-13 साल फिर फ़र्क पड़ जाएगा, आप समझते हैं? या ये जो नौजवान बच्चे जो हैं वापस आएंगे कुछ अरसे बाद, तो ये ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा रिएक्टिव होकर आएंगे कि जनाब कि हमें सजाएं दी गई और सजाएं हमें ये इमिग्रेंट्स की वजह से मिली थी जिन्होंने हमारा मुल्क भी ले लिया और हमें सजाएं भी दिलवा दी हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि वो रिफॉर्म्ड होकर आएंगे या ज़्यादा रिएक्टिव होकर आएंगे ये नौजवान बच्चे जो हैं? देखिए जो 2011 में हुए थे, अच्छा मैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो राइट्स भी मैंने कवर किए थे। अच्छा जब शुरू हुए थे मैं उस वक्त वहां मौजूद था, हमारे कैमरामैन भी वहां जख्मी हुआ था। उसमें हालात मुख्तलिफ थे, इसलिए कि उस वक्त एक लड़का था जो ब्लैक कम्युनिटी से था, उसका नाम था मार्क डगन। मार्क डगन को पुलिस ने एक्चुअली दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। तो वो जो ब्लैक कम्युनिटी के नौजवान निकले थे वो पुलिस के खिलाफ निकले थे और उनने फिर वही कुछ किया था जो अभी इन राइट्स में हुआ, दुकानें लूटी गई, मतलब 2 दिन मुकम्मल डिसऑर्डर रहा। लेकिन वो एक हिस्से में, लंदन के एक हिस्से में हो रहा था, ब्रिक्सटन और जो हैकनी के एरियाज में जहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग ज्यादा है। ये वाला जो हुआ राइट्स से लंदन से बाहर मुख्तलिफ एरियाज में हुए और उससे बड़े पैमाने पर हुए। अब दूसरा ये कि उसमें जिन लोगों की 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2000 लड़के को जेल हुई थी, और वो यहाँ पे जेल होने का मतलब ये है कि देखें आपकी जिंदगी तबाह होगी, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया तो वो पूरी उम्र आपके साथ रहेगा, आपको जॉब नहीं मिलनी, आपको बैंक से कर्जा लेने में मसला, बहुत जिंदगी बंदे की मुश्किल हो जाती है। तो वो इस मुल्क के पास देखें, वो अलग बात है कि जेल से कोई कैसे होकर निकलता है। अच्छा ये मैं समझना चाहता हूँ पाकिस्तानी मेरा ख्याल जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे। आपने कहा कुछ लोगों को 3-4 को सजा भी दे दी गई है, तो अभी गिरफ्तार हुए, अभी सजा हुई, कोई ट्रायल, कोई एविडेंस, कोई थोड़ी सी, हमारे यहाँ तो सालों तक ये इस तरह के केसेस जो हैं इनका फैसला नहीं होता सर, तो वहाँ पे 2-3 दिनों में कैसे फैसला हो गया सर, 24 घंटों में? अच्छा देखिए यूं तो वैसे तो किसी को मुक्का मारने में भी आपको पता है 2 हफ्ते का ट्रायल है। यहाँ पे वो स्पीडी ट्रायल कर इसलिए रहे कि एक तो एविडेंस बहुत क्लियर है, जितने भी लोग हैं उन सब ने अपने अपने वकील भी कराए, उनके वकील उनके बिहाफ पे आके माफी भी मांग रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस उस पर सीसीटीवी, आप ये कह रहे हैं सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये ABCD है और आप नजर आ रहे हैं, चीज लूट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वटेवर, तो उन्होंने सीसीटीवी यूज किया है इसको एज एविडेंस? अच्छा अभी तक देखिए मुख्तलिफ सोर्सेज है, सोशल मीडिया एविडेंस है सब। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा एविडेंस सीसीटीवी कैमरा है। अच्छा। एक फिर सोशल मीडिया, एक बंदा जहाँ पे राइट हो रहा था क्लासर साहब, वहां 10 बंदे आजकल आपको पता फुटेज बना रहे होते हैं।
वो एविडेंस है। और उसके अलावा जब राइट स्प्रेड कर गए तो फिर हेलीकॉप्टर भी ऊपर से आके वीडियोस बना रहे थे। अच्छा, आज 2 लोग ऐसे हैं जिनकी कन्विक्शन हुई है, एक्चुअली वो हेलीकॉप्टर फुटेज से पकड़े गए, 2 भाई। अच्छा ये बताइएगा लास्टली कि इसमें कोई वहाँ पे एशियन मुसलमान भी हैं गिरफ्तार होने वालों में, उनको भी पकड़ा गया है? कोई उसका रेशियल प्रोफाइल का पता चला है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें मुसलमान या उसमें एशियंस भी हैं, कोई पाकिस्तानी भी हैं, या सिर्फ वही लोकल कम्युनिटीज गोरे या वो लोग हैं? देखिए अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें तकरीबन 99% तो वो सारे के सारे गोरे हैं। अच्छा। एक अभी तक इतला ये बर्मिंघम से एक पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है, जो 3 दिन पहले जब ये ऐलान हुआ था कि इंग्लिश डिफेंस लीग वाले लोग आ रहे हैं, वो वहां पे एक लड़का चला गया और उसके हाथ में खंजर पुलिस ने देखा। वो भी सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर वायरल हुई बर्मिंघम से, और उसको पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सारे अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं ये गोरे हैं, जो वर्किंग क्लास गोरे हैं, बाहर के एरियाज से जहाँ पे फसादात हुए। इसमें अभी तक पाकिस्तानी तो चूंकि इस वक्त और मुसलमान और इमिग्रेट्स तो विक्टिम है अभी तक, तो उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया, लिहाजा अभी तक तो वही गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ आमों का मामला है। क्लास साहब कुछ इसके बारे में उनसे तबसरा लेंगे क्विक सा कि ये आम जो है वो हमने जब पाकिस्तान ने भिजवाए पाकिस्तानी सफारत खाने ने राहुल गांधी को, तो उसके बाद क्यों इतनी तनकीद हो रही है? तो अच्छा जेस्चर है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब ये आमों का क्या मामला हुआ और क्यों इतनी तनकीद हो रही है अगर पाकिस्तानी सफारत खाने ने आम भिजवा दी राहुल गांधी को? अब देखें कहाँ तक हमारी वो पहुँच चुकी हैं। एक मतलब मुझे तो हंसी आ रही है इस इतनी मतलब बचकाना सी बात है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा आप अगर भेजे गए आम एज ए कटसी के तौर पर, तो कौन सा ऐसे कोई राहुल गांधी साहब पे या कांग्रेस के लोगों को, बल्कि इन्हें तो उनको बीजेपी वालों को भी भेजने चाहिए थे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इनको तो भेजने, आम उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भेजने चाहिए थे, उनकी कैबिनेट कांग्रेसमैन बाकी लोगों को भेजने चाहिए थे, सिर्फ इनको नहीं भेजना चाहिए था। राहुल गांधी साहब को बीजेपी के लोगों को भी देने चाहिए थे। मतलब इनसे बचकाना हरकत है। इस पर क्या कहेंगे कि ये अब ये गुस्से का इजहार पाकिस्तानी से बस सियासत को एक साइड पर रखें, हमारी जो अपनी बचकाना हरकतें अपनी जगह, जरा उनकी बचकाना देख लें, मैच्योर हैं और पिछले 75-80 साल से उधर तो यूपी के और पाकिस्तान के आमों का कंपैरिजन चल रहा है कि उनको पसंद नहीं है राहुल गांधी को, तो क्यों पसंद नहीं है उनको? चलो नहीं पसंद, वो ठीक है अपनी चॉइस है। उस पे मैं एक और बात कह रहा हूँ, मतलब मोदी साहब ने जब पाकिस्तान आना था, आपको याद होगा वो काबुल से वो जा रहे थे, अचानक है, वीजे भी नहीं थे और उनको वीजे भी दिए गए, उसके बगैर एयरपोर्ट पे बैठे मेहमान नवाजी की, नवाज शरीफ साहब के पास गए, रेमंड में गए, उनकी मेरा ख्याल है उनकी नवासी का शायद कोई फंक्शन वगैरह भी था, अटेंड भी किया, वो मिठाई वो सारी चीज़ें हुई। और पाकिस्तानी अवाम ने कोई उस पर वो नहीं किया कि ना वीजे नहीं थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे आए या उन्होंने वो किए। अच्छा एक जेस्चर था कि मोदी साहब आए, उन्होंने भी किया। इतनी थोड़ी सी राह रस्म ना थोड़ी सी कोई रखनी चाहिए कि अगर आम 2 भेज भी दिए राहुल गांधी साहब को और इशू कोई नहीं बच गया राहुल गांधी साहब पे तनकीद का, पाकिस्तानी आम बच गए, इट्स लाफबाल के। क्लास साहब इसमें मजीद भी बात हो सकती थी, लेकिन बंद कर दें वैसे एक दूसरे के मुल्क में इतनी एक दूसरे से कावड़े गुस्से, तो बंद करेंगे सारा, इधर भी बंद करें उनका कमीशन, हमारा उधर बंद करें। क्लास साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।